विरासत, घराना, राजमहल, राजा और महारानी। हुकुम पत्थर की लकीर, जो तय कर लिया वही भाग, और जो बोल दिया वही वजह। आसमान छूती शानो शौकत, लेकिन जब यही आसमान के सितारे अपने महल से निकले, सियासत के रण क्षेत्र में जाते हैं, तो लोकतंत्र की वो परिभाषा सामने आती है जिसमें राजशाही कहीं गुम हो जाती है, प्रजातंत्र गूंजता है, जनता जनार्दन हो जाती है। हालांकि राजघरानों का अपना अलग महत्व रहा है, चाहे आम जन में हो या सियासत में इनका रुतबा बोलता है। शख्सियत अपनी अलग धमक रखती है, और इसी में एक नाम उस राजघराने का भी है जो अपने सियासी गढ़ को आज तक मजबूती से थामा रहा है। राजघराना भदावर। उत्तराधिकारी राजा महेंद्र अरिदमन सिंह। पहले राजतंत्र और रियासत, अब लोकतंत्र और सियासत। आजादी के बाद रियासत गई तो सियासत आई। कुछ राजघराने इस बदलाव को सही समय पर समझ पाए, और जो समझे वो जनता के दिल में जगह बनाकर लोकतंत्र में भी राज करने लगे। ऐसा ही एक राजघराना है आगरा का भदावर राजघराना। मैं लाख कह दूं कि आकाश हूं, जमीन हूं मैं, मगर उसे तो खबर है कि मैं बिना जनता के अब कुछ नहीं। सभी का आदर है। आजादी से पहले ही भदावर राजघराने को इस बात का एहसास हो गया कि अब जनता पर राज नहीं, जनता का साथ चाहिए। और साल 1931 से राजा महेंद्र मान सिंह के साथ शुरू हुआ सियासी सफर। तीसरी पीढ़ी राजा महेंद्र अरिदमन सिंह तक वैसा ही चलता चला आया। राजा साहब को घेरे भीड़ खड़ी है, कोई उनका आशीर्वाद चाहता है, कोई उनका साथ चाहता है, कोई उनसे शिकायत कर रहा है तो कोई उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। हर कोई राजा अरिदमन सिंह से सुख दुख, हंसी आंसू बांटना चाहता है, और राजा साहब भी अपने लोगों की हर बात सुनना और समझना चाहते हैं। इसी रिश्ते ने अरिदमन सिंह को आगरा की बाह विधानसभा सीट का बेताज बादशाह बना दिया। तो अभी आपने देखा राजा साहब के सियासी सफर को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर, और आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसा होता है सफर रियासत से सियासत तक का। भदावर राजघराने के राजा महेंद्र अरिदमन सिंह, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे आज हम जानेंगे कि आखिर रियासत से जब सियासत में जाते हैं तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, कैसा होता है ये सफर, और क्या अनसुने वो किस्से हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सर देखिए, पहले था राजतंत्र, उसके बाद आया प्रजातंत्र। आपने कदम रखा रियासत से सियासत की तरफ। जब आप राजनीति में आए तो आपने क्या सोचा, क्या रुचि थी आपकी राजनीति में? आपको क्या लगा कि मुझे इनकी तरह बनना है, इनके जैसा बनना है? क्या कोई इंस्पिरेशन भी थी? मेरे पिता राजनीति में थे। जब वो प्रथम बार चुनाव जीते सन 57 में, तब मेरा जन्म हुआ था। तो मेरा जन्म ही एक राजनीतिक परिवार में हुआ, तो राजनीति ही वहाँ ज़्यादा चर्चा होती थी। और उनके साथ साथ तो नेचुरली सामान्यतः अपने उस उम्र में अपने फादर से ही प्रेरणा है,
और लगता कि इनके जैसे बनूं, जो ये कर रहे हैं वो मैं करूं, इनसे बेहतर करूं। तो धीरे धीरे उसमें ही रम गए। और फिर जब मुझे अवसर मिला तो मैं भी राजनीति में चला गया, राजनीति में हो गया। सन 88 में पहली दफ़े जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बना, 89 में प्रथम बार चुनाव लड़ा तो MLA बना। फिर उसके बाद 5 दफ़े लगातार, और उसके बाद 1 दफ़े और बना, और 3 दफ़े मुझे कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। लोगों को सुख दुख तो हम लोग शेयर करते ही हैं, साथ साथ क्षेत्र के विकास और आगरा शहर के भी हमने विकास में अपना सहयोग करा। तो ये ही हम लोग का शुरुआत और प्रारंभ हुई है। आपका सियासी सफ़र यूँ तो लगता है कि काफ़ी दिलचस्प रहा है, और जाहिर है कि आपका सियासी सफ़र लंबा भी बहुत है, क्योंकि आप 6 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, और आपका सियासी सफ़र अब भी जारी है। लेकिन अब बहुत सारी चुनौतियां भी आपके इस सफ़र में आई होंगी, रास्ते में आई होंगी। किस तरह की चुनौतियाँ थीं जो कि आपके सामने आई और आपको लगा कि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और काफ़ी मुश्किल यहाँ पर शायद हो सकती है? देखिए, प्रथम चुनाव तो हाँ मेरे पिताजी की वजह से, या जो वो माहौल था उसकी वजह से जीते। लेकिन चुनौती थी कि अपने आप को करने का, अपने आप को साबित करने का, क्योंकि उसके बाद 91 में चुनाव हुआ तो ये लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन वह मैदान में डटे रहे और लोगों की मदद करते रहे। विकास का लंबा समय नहीं मिला, पूरा 5 साल कार्यकाल, लेकिन लोगों की सुख दुख में आना जाना, उनकी मदद करना हर तरीके से, इसलिए लगातार 2, 3, 4 दफ़े तो यूँ मिला। और फिर 96 में परम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया, तो नेता प्रतिपक्ष थे, तो मैं पार्लियामेंट हाउस में गया उनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा राज साहब आ जाइए। तो मेरी भी इच्छा थी, जब इतने बड़े नेता और ये आपसे कहेंगे तो स्वतः ही हम फिर बीजेपी में आ गए, और उसके बाद बीजेपी से ही लगातार चुनाव लड़े और मंत्री बने, और जनता की मदद करते रहे, और क्षेत्र की विकास के भी काम करते रहे, और जनता की मदद भी करते रहे। और अलग अलग विभागों के, जैसे परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, इन लोगों की जिम्मेदारी हम विभिन्न कार्यकालों में मिली। और सबसे पहले मंत्रिमंडल में आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मंत्रिमंडल में हम सम्मिलित हुए, और उस समय शायद सबसे यंगेस्ट भाजपा का मैं मंत्री था। उसमें माननीय ओम प्रकाश जी भी थे, माननीय कल्याण सिंह जी भी थे, ऐसे ही अन्य वरिष्ठ नेता थे। मैं सबसे छोटा था, लेकिन स्नेह और आशीर्वाद सबका मिलता रहा, इसलिए हम बड़े काम कराने में भी सफल हुए। सबसे पहले जो मेरे पिताजी सन 77 में जनता पार्टी में मंत्री रहे, और जो उनने चंबल डाल योजना का प्रारंभ किया था, वो बंद सी पड़ी थी, कुछ कार्य नहीं हो रहा था। तो उधर ओम प्रकाश जी जब सिंचाई मंत्री थे, तो हमने विशेष अनुरोध उनसे किया, अपने व्यक्तिगत संबंध भी बनाए, और उनने आके उस चीज़ को 18 महीने में 100-150 करोड़ की योजनाओं का सिंचाई का साधन, जो चंबल की बेड़ों में और जमुना के बेड़ों में सिंचाई का साधन नहीं था, और पानी की वाटर टेबल भी नीचे जा रही थी, उसके भी फ़ायदा मिला। और जो क्रॉपिंग पैटर्न थी वो पूरी तरह से बदल गई आज की तारीख में उस नहर की वजह से, और लोगों की मांग के अनुसार इसका नाम भी राजा रिपुदमन सिंह चंबल डाल परियोजना रखा गया है। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक भी थे, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अपने विधानसभा क्षेत्र में हम ये करा पाए। फिर परिवहन मंत्रालय मिला, तो आवागमन की उतनी सुविधा नहीं थी, दूर दराज क्षेत्र था, और 70-80 किलोमीटर तहसील मुख्यालय था। तो बस डिपो बनवाया विधानसभा क्षेत्र में, और आगरा में ISBT बनवाई, इंटरस्टेट बस टर्मिनस। आगरा वालों को भी सुविधा हुई और भाव वालों को भी सुविधा हुई। और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ जब इलेक्ट्रॉनिक थी तो प्रथम ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण
सेंटर बनवाया ऑप्ट्रॉन के और के माध्यम से, जो सब्सिडाइज था। 16,000 में उस समय लड़के लड़कियों का कंप्यूटर प्रशिक्षण था, जिससे कि उनके रोज़गार के अवसर वहाँ से खुले। और आगरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का अग्रीमेंट ऑप्ट्रॉन और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का साथ अग्रीमेंट हुआ और बन के तैयार हुआ। और इसलिए, और जब स्वास्थ्य मंत्री रहे तो 5-6 तो स्वास्थ्य मंत्रालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए। बटेश्वर में CHC नहीं था तो CHC बनवाया। और प्रधानमंत्री हमने और तत्कालीन सांसद से मिलकर तब प्रधानमंत्री बन गए थे स्वर्गीय अटल जी, तो निवेदन किया। तो वहाँ में उत्तर भारत में 100 किलोमीटर की वो रेलवे लाइन बनी बटेश्वर होते हुए। तो ये बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब किसी पद पे रहते हैं कि लोगों के लिए कुछ हम कर पाते हैं। अंदर से एक खुशी होती है कि जब किसी चीज़ के हम कामयाब होते हैं, उस चीज़ को जो जनता की अपेक्षा होती है उसमें हमें कामयाबी मिलती है, तो अंदर से एक बड़ी प्रसन्नता सी होती कि हम जिस पद पे रहे अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए, उसके साथ साथ आगरा के लिए जो हम कर पाते हैं, उसमें बड़ी खुशी और प्रसन्नता मिलती है। अब इन सब बातों में अभी आपने जिक्र किया था कि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया था। अब आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जब उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो भी बाहर से ही हैं, और किस तरह की मुलाकात आपकी उनके साथ में रही? जी, बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े नेता, इतने वरिष्ठ नेता, और उन्हें हम जैसे व्यक्ति को बुलाया। यद्यपि हम राष्ट्र कार्यकारिणी में हम तो स्कूल में ही थे जब मिलती थे, हमको वहाँ भी मिलने का उनसे अवसर मिला, लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी। लेकिन जब बुलाया तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और उनने जब आदेश दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ आ जाइए, तो हमने सहर्ष स्वीकार किया। और अटल जी स्वयं आगरा में आए तो वहाँ विशाल जनसभा करके हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बिल्कुल, ये तो एक वो बात हो गई। जाहिर है कि जिस तरीके से आप अपनी जनता के लिए काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो देखने को मिल भी रहा था। और जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसकी गूंज दिल्ली तक ज़रूर जाती है। और शायद एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो बाहर से थे और आप इतना अच्छा काम जनता के लिए कर रहे हैं। आपका प्यार अपनी जनता के लिए बहुत है, आपके कामों में देखने को मिला है और वक्त वक्त पर ये समझ में आया है। लेकिन राजनीति में आने के लिए आपके दिमाग में, जहन में क्या था? आप ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते थे जो आपको लगा कि अब तक राजनीति में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जनता के लिए, जो शायद मैं जब एक्टिव हो जाऊं पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो उसके बाद मैं वो परिवर्तन ला पाऊं, वो बदलाव ला पाऊं? और क्या आप वो बदलाव ला पाए? देखिए, जब वहाँ जाते थे तो पिछड़ापन दिखता था। पानी की विकराल समस्या थी, जिसको देसी भाषा में कहते हैं 100 हाथ के कुएं। लड़कियां, औरतें पानी खींचती थी। तो ये ऐसा कुछ हो कि जिनके पीने की पानी की व्यवस्था हो पाए, इनकी सिंचाई की व्यवस्था हो पाए। बड़ा पिछड़ा क्षेत्र था। तो जब मंत्रिमंडल, स्वतः मंत्रिमंडल में हुए, तो ये सिंचाई के लिए, पीने के लिए लगातार काम करने से उस क्षेत्र को आज मतलब सिंचाई और पानी की कमी नहीं है। वाटर टेबल आगरा में सबसे अच्छी विधानसभा क्षेत्र की है राजा रिपुदमन सिंह चंबल टाल परियोजना से। और ट्रांसपोर्टेशन में हम, आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया कि डेपो बनवाया, और एजुकेशन में बच्चों को नौकरी लगे, जिससे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनवाएगा, उनके लिए रोजगार बने। स्वास्थ्य सेवा में मनी तो मैंने स्वतः ही अपनी ज़मीन दे के नौगांव में, अपने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, जिससे कि लोगों को मदद होकर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और उसके साथ साथ आगरा में भी ISBT करी, और जो वहाँ की जो इमरजेंसी थी वो अंदर जाके थी, उसको बाहर, इमरजेंसी को बाहर किया। ISBT स्थापित की। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आगरा में वो अनुबंध हुआ हमारे मंत्रालय से। तो आपने बाहर के साथ साथ आगरा का भी हमें काम किया, क्योंकि वहीं रहते हैं, वही जनपद है। और जब मंत्री होते हैं तो विभिन्न योजनाओं के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में आप होते हैं, केवल अपने भाव आगरा के नहीं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में हमने विभिन्न योजनाओं ला के लोगों की फ़ायदा पहुंचाया। आलमबाग बस डिपो बनवाया उसी कार्यकाल में।
तो ये बड़ी मैं तो और अपने कार्यकाल में वहाँ में 220 किलोवाट का केवीए का स्टेशन बनवाया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ बिजली नहीं आती थी वहाँ सही में। और 6-33/11 के सब स्टेशन बनवाए, क्वालिटी ऑफ पावर अच्छी आएगी, जितना भी देगा पूरा स्टेट तक जो जनता पहुंचेगा। को नहीं मिल रहा था आपने वो देने की कोशिश की, आपने देखा कि क्या कमी है यहाँ की जनता के पास में। लेकिन क्योंकि आप और आपका परिवार बटेश्वर से जुड़े हुए हैं, बटेश्वर के लिए अब क्या कर रहे हैं, क्या सोचा? देखिए, बटेश्वर में आदरणीय मुख्यमंत्री जब वहाँ आए थे तो हमारी पत्नी ने, दोनों ने उनको प्रस्ताव दिया था अटल जी की स्मृति में बनवाने के लिए, और मंदिरों को जो हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाए हैं उनकी मंदिर और घाटों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण करने का। तो अटल जी की बड़ी जब अभी आए तो 108 करोड़ रुपए की उनने स्वीकृति दी। अटल जी की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है, संकुल लगा हुआ अटल जी के जानने के लिए, लाइब्रेरी और ये सब वहाँ बन रहा है कि इतने बड़े नेता, जाने माने पूरे दुनिया भर में उनको उनकी पहचान थी, उनके नाम से यहाँ उनकी स्मृति में यहाँ संजोए रह के जो भी दर्शन करने आए उनके बारे में जाने समझें, ये हमारी इच्छा थी। तो ये हम लोग उसमें कामयाबी है, सफलता मिली, इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता है। आप बधावर राजघराने से हैं, ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर, और ऊपर से फिर आपको जनता की सेवा भी करनी है। सामंजस्य कैसे बिठाया आपने? देखिए, सामंजस्य तो नहीं बैठ पाता। परिवार की जिम्मेदारी, मेरी वाइफ वो परिवार देखता है। हमारा जब परिवार बड़ा हो जाता है, प्रायोरिटी हमारे मतदाता, हमारे समर्थक हो जाते हैं। अचानक कहाँ जाना पड़े, कब क्या करना पड़े, हम एक आपको किस्सा बताएं। सुबह 4 बजे उठ के पुलिस से संघर्ष हो गया तो मुझे 4 बजे उठ के गाड़ी से जाना पड़ा उन लोगों के साथ है, तो उस समस्या का समाधान करा। तो ऐसे ही अगर लखनऊ से कुछ में हैं और कोई चीज़ हो, कोई घटना हो जाए तो तुरंत आना पड़ता है कि उन लोगों का, अपने मतदाताओं को समस्याओं को समाधान करने की अकस्मात कोई हो गई। और सुख दुख शेयर करते हैं और सुख दुख में जाते हैं तो अपार प्यार भी मिलता है और मतदान भी हुआ हम लोग से करते हैं। और हम लोग का भी एक व्यक्तिगत तौर पर मेरा लगाव सा हो जाता है लोगों की, और उनकी ये भी जानकारी होती है इसकी रिश्तेदारी कहाँ है, ये कहाँ है, कहाँ शादी हुई है, तो मतलब एक फैमिली मेम्बर से हो जाते हैं सब लोग। बिल्कुल, और आपके स्वभाव से लगता है कि आप काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसे में जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो वो कैसे आपको दिखते हैं? राजा साहब के तौर पर आपको वो दिखते हैं या राजनेता के तौर पर? देखिए, ये तो वो ही इसका सही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो प्रतिनिधित्व करता है अपने क्षेत्र का, विधायक हो, सांसद हो, उसके क्षेत्र के बारे में एक विजन होना चाहिए। अगर व्यक्तिगत विजन नहीं है तो सरकारी तंत्र से या मंत्री से वहाँ काम कराना आसान नहीं, क्योंकि हमारा विजन था और उस विजन पे काम करते हुए आज हम वहाँ को इस जगह पहुँचाए हुए। अब क्योंकि संबोधन मेरे पिता राजा रहे, कोई महाराज बदावर बोलता है, कोई राजा बोलता है, वो उनका प्यार और स्नेह दर्शाता है। जी, तो यही स्थिति है। अब क्योंकि देखिए, आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, आपकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय हैं, तो ऐसे में जो आपके बेटे हैं, क्या आगे वो भी राजनीति में आएंगे? देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो वो PhD कर चुके हैं, किताब लिख रहे हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट किताब लिखी है। नेहरू जी फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए, उस पर फर्स्ट अमेंडमेंट उनके उस पर अवार्ड भी मिला है, रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला है, और 2-3 किताबें और भी लिखी हैं। और अभी रायसेना डायलॉग में भारत सरकार ने उनको बुलाया, ये दूसरी दफ़े बुलाया, तो उनका भी कहीं ना कहीं संपर्क और संबंध और रुचि भी है, और लगता ना किसी न किसी समय वो भी राजनीति में उतरेंगे। बिल्कुल, यानी कि भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि अगर वो चाहें तो राजनीति में उतर सकते हैं। आप चाहते हैं वो राजनीति में आए? जी, उसमें राजनीति में आने से ये होता कि जो इतने 60 साल से हम लोग के स्पीडी से जो व्यक्ति का है, हम लोग जो है, हमारी भी इच्छा होती है वो भी इनकी लोगों की मदद करें, वो बेचारे भटक जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो इच्छा तो है, बाकी वो उनकी इच्छा के ऊपर है कि वो क्या करना चाहेंगे। आप मानते हैं कि जनता को ज़रूरत है आपके परिवार की? जिस हिसाब से हम लोग मदद करते आए हैं, जनता को ज़रूरत ना हो लेकिन हमें उस जनता की ज़रूरत है,
जो इतने वर्षों से, कई दशकों से हम लोग का समर्थन, तो उनको अनाथ ना छोड़ा जाए, उनके साथ हमारा परिवार जुड़ा रहे, ये हमारी इच्छा है। बिल्कुल। अब क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में चुनौतियां बहुत होती हैं, संभावनाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन जनता के साथ हमेशा जुड़े रहना पड़ता है। आप संगठन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में संगठन ने अभी तक आपको किस तरह की जिम्मेदारियां दी हैं और आगे क्या जिम्मेदारियां वो आपको दे सकते हैं? एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिता राष्ट्र मोर्चा में संयोजक थे। कांग्रेस के विरोध में उन्होंने राजनीति की। उस समय जब कांग्रेस की तूती पूरी बोलती थी, इमरजेंसी में उनको जेल में डाला गया, मीसा लगाई गई। राष्ट्र मोर्चा के संयोजक थे और तब से विपक्ष में रहे, तो हम लोग भी उस समय विपक्षी रहे। 89 में रहे तो विपक्ष में ही रहे। और संघर्ष भी होता है, चैलेंजेस भी होते हैं, और जब कामयाबी मिलती है तो उसमें खुशी भी होती है और कुछ परेशानी भी होती है, व्यक्तिगत परेशानी भी होती है। तो उसका तो जब एक दफ़े जैसे कहते हैं ओखली में मूड डाला तो फिर डर मूसल का डर किस बात का, तो उसमें लगे रहते हैं उसी में। और जिसके लिए करते हैं तो उम्मीद होती है वो भी हमारे साथ दें, तो साथ भी देते हैं, ऐसा हमें लगता है। अब क्योंकि देखिए आपका जो परिवार है वो आज़ादी से पहले से ही राजनीति में सक्रिय हो गया था। कहा जाता है कि राजे रजवाड़े का तो देश हमेशा से भारत रहा है, लेकिन समय पर जिस किसी ने भी ये समझ लिया कि अब राजनीति में आने का वक्त है, उन लोगों ने जनता का प्यार पा लिया और जनता का साथ पा लिया। आपका परिवार भी उनमें से एक है। अब क्योंकि आज़ादी से पहले से आप जनता के साथ में जुड़े हुए हैं राजनीति के जरिए, किस तरह के परेशानियां और संघर्ष देखा है आपके परिवार ने? देखिए, हमारे पिताजी तो मीसा में जेल में ही बन गए, क्योंकि एंटी कांग्रेस रहे, तो सब तरह के परेशानियां झेली। लेकिन उसके बाद ही जनता ने नहीं छोड़ा और वो भी संघर्ष कर रहे हैं। जितनी दफ़े लड़े वो जीते। और एक समय तो वो था सन 74 में वो अकेले स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे, और फिर जनता पार्टी बनी तो उसमें मंत्री भी रहे, लोगों के लिए मदद करने का भी अवसर मिला। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के ने जहाँ तक हमें भेजा है, आदरणीय मोदी जी के चुनाव में 2002 के करीब वहाँ प्रचार में गया। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, गोवर्धन भाई जपाटिया जी वहाँ चुनाव में, उनके चुनाव में गया, और प्रदीप जाडेजा की चुनाव में गया। दोनों चीज़ें जीते और व्यक्तिगत रूप से आगरा धन्यवाद आए, मैं उनका बड़प्पन मानता हूँ। और भिंड हमारी पूर्वजों की बड़ी रियासत रही, वहाँ भी 2 दफ़े पार्लियामेंट के चुनाव में गया, अटेर विधानसभा के चुनाव में गया। ये तो पार्टी ने भेजी। उसके बाद करौली स्वतः ही हम लोग गए, वहाँ रोहिणी कुमारी माननीय करौली चुनाव हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ हम दोनों जने गए प्रचार करने, भी उनको भी सफलता मिली। तो ये खुशी भी होती है कि हम लोगों के संबंध संपर्कों से किसी को हम मदद कर सकें। आगरा में 5 विधानसभाओं में जब चुनाव होते हैं तो अपने समर्थक, क्योंकि सहकारी बैंक में 8 दफ़े मैं रहा हूँ, तो पूरे जनपद में अपने समर्थक, व्यक्तिगत समर्थक भी हैं और मदद भी करते आए। जब मंत्री होते हैं तो पूरे जनपद के मंडल के लोग आते हैं मदद मांगने, तो हर तरह से हम लोग उपलब्ध भी होते हैं और मदद भी करते रहते हैं, और उनका विश्वास हमने जीता है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र पे हम लोग चल रहे हैं। और विश्वास लोगों का हम लोगों ने व्यक्तिगत समर्थन करके और मोदी जी के अनुश्रवण करके ये हम लोगों ने जीता। और जो जिम्मेदारी जब कभी उच्च नेतृत्व जिम्मेदारी देगा, सहर्थ हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो ऐसे में संगठन की तरफ से किसी तरह की कोई जिम्मेदारी आपको मिली है? देखिए, अभी तो नहीं मिली, लेकिन बाकी तो नेतृत्व क्या जिम्मेदारी देता है उस पर हम लोग ज़रूर उस पर हम लोग समर्थन करेंगे और स्वीकार करेंगे। देखिए, जो बाह क्षेत्र है ये बहुत बड़ा है, इसकी सीमाएं राजस्थान मध्य प्रदेश तक लगी हुई हैं। ऐसे में आपको इस पूरे क्षेत्र को संभालने में किस तरह की परेशानियां या समस्याएं आई, और अगर आई तो क्योंकि जाहिर है आपको दलों का साथ रहा है, पार्टी का आपका साथ रहा है, तो ऐसे में उन समस्याओं में आपको क्या लगा कि इतने बड़े क्षेत्र को संभालना वाकई में बहुत चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण तो
है ही, लेकिन जब व्यक्तिगत लोग जुड़ जाते हैं, वो ही आपका परिवार, सुख दुख बांटते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपका प्रभाव बाहर तक नहीं रहता, फिर आसपास के ज़िले और मंडल तक चला जाता है। जब मंत्री होते हैं तो आपकी चर्चाएं जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से आपका व्यवहार है, जिस तरह से आप कर्मठता से काम करते हैं, स्वच्छता से काम करते हैं, तो फिर चर्चा पूरे विभाग में और पूरे प्रदेश में भी फैल जाती है। और जो आसपास के ज़िले हैं, वहाँ आपके संबंध, संपर्क, रिश्तेदारियाँ जो लोगों की होती हैं, उससे चर्चा से आपका प्रभाव भी बढ़ता है। तो जो हम लोग लगे रहे और जीतते रहे। और हमारी पत्नी 2 दफ़े विधायक हैं, तो आप दिखाते हैं लोगों का लगाव कितना है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर प्रचार प्रसार का तरीका भी थोड़ा सा अनोखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भाई जब आप वहाँ जाएंगे, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे, उनसे निवेदन नहीं करेंगे, और रुतबा से कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, आज के ज़माने में या पहले भी हम लोग का परिचय ही अलग है दोनों जनों का। मेरे जब भी चुनाव में गए, मेरे लड़के गए, मेरी पत्नी गई, तो उनने भी हमारा प्रचार प्रसार किया और पूरे तीनों जने उतर के पूरे विधानसभा को कवर किया। 3 ब्लॉक हैं, कवर किया। तो इस तरह से लोगों का जुड़ाव, लगाव महसूस होता। और हम लोग की तो 12 महीने 24/7 उनकी सेवा मदद होती है। बिल्कुल। 6 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, इससे ये तो पता चलता है कि जनता वाकई में आपको बहुत प्यार करती है। क्योंकि अगर आपके परिवार से ही एक सीट से लगातार लोग जीतते आ रहे हैं, आप लोग जीतते आ रहे हैं, तो ऐसे में जनता आप सभी के काम को जानती भी है और मानती भी है, और शायद यही वजह है कि उनसे आपको इतना प्यार मिलता है। जी, एक दफ़ा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिज़र्व सीट हो गई थी। मेरे पिताजी ने एक अनुसूचित जाति को खड़ा किया, उसको प्रचार किया, वही जीत गया। तो लोगों का विश्वास उन पे था कि जो कोई वही कहेंगे, वो उधर ही हमको सहयोग करना, मतदान करना है। तो और बाकी तो हम 5 विधानसभा में प्रचार भी किया। सांसद रहे, जो अभी वर्तमान सांसद हैं, घर पे बुला के लोग, एक मैरिज होम में बुला के लोगों को अनुरोध किया, क्योंकि कोऑपरेटिव में रहने के लिए पूरा नेटवर्क व्यक्तिगत भी होता, कोऑपरेटिव सेक्टर का भी होता है। क्योंकि 8 दफ़े रहा, तो इसलिए उनको हमें मदद की। और आदरणीय योगी जी ने, अमित शाह जी ने आदेश दिया था, तो हम लोगों ने उनको जिताया, मदद की। सभी 5 विधानसभाओं में मैं गया। हमारी पत्नी, हमारे लड़के 12 विधानसभा देख रहे थे। जी। अब क्योंकि देखिए, आप विधायक भी हैं और मंत्री भी आप रहे हैं कई सरकारों में, तो ऐसे में क्योंकि आप हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं, अपने क्षेत्र में रहे हैं, तो जब आपने मंत्री के पद को संभाला, तो क्या आप अपनी जनता, यानी कि भाग क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, कि वहाँ की जनता से उसी तरह से जुड़े रहे जैसे पहले से हमेशा से जुड़े रहे हैं, या किसी तरह की कोई परेशानी या चुनौती भी आई सामने? नहीं, लगातार जुड़े तो रहे। अभी भी लोग बुलाते हैं, शादी में बुलाते हैं, या गमी होती कहीं जाते हैं, वहाँ में भी, या अन्य जगह भी कहीं लोग बुलाते हैं। संभव होता है वहाँ भी शादी में जहाँ गमी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, वहाँ जाती है, या जनपद के अन्य विधानसभाओं से लोग आते हैं कि भाई हमको मदद कर दिए, ये दिक्कत हो रही है, प्रशासन से हो रही है, पुलिस प्रशासन से हो रही है, नहीं सुन रहा, तो उनकी मदद हमारी पत्नी भी करती हैं, हम भी करते हैं। तो ये लगाव अनवरत बना रहा। और मेरी रुचि पर्यावरण वगैरह में भी है, तो उसमें जब विधायक नहीं रहे तो RTI डलवा के ये पता किया कि 285 गांव, 2825 गांव वो तालाब पोखर ऐसी हैं जिन पे कब्जा नहीं है, तो वो करने लग गया, जैसे कि ग्राउंड वाटर आगरे का ठीक नहीं है, उसमें अच्छा हो जाए। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, उत्तर प्रदेश में बनाया, तो उससे काफ़ी लोगों को ग्राउंड वाटर में सुधार हुआ। अब क्योंकि आप, जैसे मैंने कि अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल भी किया था परिवार को लेकर, कि परिवार और जनता के बीच में किस तरह से सामंजस्य आप बैठा पाते हैं, ऐसे में परिवार का सहयोग और सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है इस तरह के जीवन के लिए, जिसमें आपका जीवन ही जनता के लिए हो। आपको परिवार का सपोर्ट कैसे मिला? देखिए, परिवार का सपोर्ट ये मिला कि जब एक दफ़े कूद गए उसके अंदर, तो परिवार सभी होता है, अपना परिवार भी है, वो भी एक परिवार हो जाता है।
तो प्रायोरिटी प्राथमिकता फिर अपने बड़ा परिवार जो होता है वो प्रायोरिटी हो जाती है। अपने परिवार, मेरी पत्नी, उनको परवरिश करी और कभी पता नहीं लगा कि मेरे लड़के इतने कब बड़े हो गए। और हम लोग जनता की सेवा, जनता की मदद में लगे रहे। उनको जितना समय व्यक्तिगत, जबकि उनका कंप्लेंट नहीं थी, व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगा कि हाँ मुझे और समय देना चाहिए था। जो ख़ास तौर पे वो समय होता है जो एक पिता के रूप में उनके साथ एक लगाव, एक जुड़ाव होना चाहिए, परिवार को एक पत्नी के साथ होना चाहिए। तो टाइम नहीं मिल पाया, काम में ही, राजनीति में ही, लोगों की मदद में ही लगे रहे। जी। हो सकता, मुझे तो फील होता उन्हें कभी इस तरह की बात नहीं की। बड़ा शानदार सियासी सफ़र रहा है आपका, और वाकई में आपने बड़े दिलचस्प किस्से भी सुनाए हैं अपने इस सियासी सफ़र से जुड़े, अपने जीवन से जुड़े। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर राजघराने के राजा महेंद्र अरिदमन सिंह को, जो कि भदावर राजघराने से जुड़े हुए हैं, और साथ ही जनता के लिए वो सियासी जो यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि उनका सियासी सफ़र जो रहा है वो भी शानदार रहा है, और जनता के लिए वो जनता के बीच में हमेशा से काम करते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया और हमें बताया कि किस तरीके से आखिर हम अपने कहीं ना कहीं जो राजनीतिक करियर होता है और अपना जो जीवन होता है, निजी जीवन, उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, सामंजस्य बिठा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक चीज़ मैं कहूँगा कि इस संबंध में अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी हमको देती है, सर उसको स्वीकार करेंगे, उसको निर्वहन करते आए, करते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में राजा महेंद्र अरिदमन सिंह, जो कि बात कर रहे थे अपने निजी जीवन के बारे में और सियासी सफर के बारे में। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।